I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. For the weed control, selective and non-selective herbicides are used, which are used as a pre-emergence and post-emergence. And the most common herbicide which is used for the control of weeds is paraquat. Paraquat is commonly used herbicide which is used all over the world. And its efficacy is very good. It has very good control on weeds. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला herbicide है paraquat, और इससे हम हर तरह के weeds को कंट्रोल कर सकते हैं. तो what are the characteristics और quality of this paraquat, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा. तो ये लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मर्स के लिए भी, जो किसान paraquat को यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उसके बारे में क्या जानकारी है उनको ये पता होना चाहिए. तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और पूरा इस लेक्चर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये कंट्रोल करता है और कैसे हमें इसका यूज़ करना चाहिए paraquat का, ताकि जो मैक्सिमम वीड कंट्रोल हो सके. तो अगर हम इसका नाम देखें, नेम इज़ paraquat एंड समटाइम इट इज़ आल्सो सोल्ड इन नेम ऑफ paraquat डाइक्लोराइड. ये इसका नाम है paraquat डाइक्लोराइड. और जो इसका फॉर्मुलेशन है, जो इसका टॉक्सिकेंट है, दैट इज द 24% SL. 24% मीन्स 24% अमाउंट इज टॉक्सिकेंट. जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, दैट इज 24% एंड फॉर्मुलेशन इज SL, दैट इज सॉल्युबल लिक्विड. सो दैट्स वाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो जैसे ही हम टैंक में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, ये तुरंत सॉल्युबल हो जाता है. तो जो SL होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल लिक्विड है. ये SL सॉल्युबल लिक्विड है, तो लिक्विड में आता है, सॉल्युबल है, पानी में तुरंत मिल जाता है. और इसका जो टॉक्सिकेंट है वो 24% है. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि paraquat डाइक्लोराइड के है. और जो ट्रेड नेम है, जो कंपनीज बनाती हैं, बहुत सारी कंपनी है जो इसको बनाती हैं, वो अलग अलग नाम से बनाती हैं, तो उसको मेंशन करना है बहुत मुश्किल काम है. लेकिन सबसे पहले जो ये फेमस हुआ, जो कंपनी ने बनाया था, वो ग्रामेक्सॉन. तो आज भी इसको जो नाम से जानते हैं, दैट इज़ दी ग्रामेक्सॉन. तो ये बड़ा कॉमन नेम है जो शुरू में स्टार्ट हुआ, ये ग्रामेक्सॉन के नाम से स्टार्ट हुआ. और आज जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां अलग नाम से आता है, लेकिन जब भी आप परचेस करें तो इस नाम को देखें, paraquat लिखा होगा, paraquat डाइक्लोराइड लिखा होगा, 24 SL लिखा होगा. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अगर हम फीचर्स देखें कि क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है इट कैन कंट्रोल मैनी टाइप ऑफ वीड्स. अब हम जो कैटेगराइज करते हैं वीड्स को, वो करते हैं एनुअल ग्रासी वीड्स. ग्रासी वीड्स जो नैरो लीफ होते हैं, ब्रॉड लीफ वीड जिनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, और जो थर्ड कैटेगरी होती है सेजेस, जिसमें साइप्रस रोटेंडस वगैरह आते हैं. तो इट कैन कंट्रोल ग्रासी वीड्स, ब्रॉड लीफ वीड्स एंड सेजेस. तो ये एक बड़ा अच्छा हर्बिसाइड है कि जो हर तरह की वीड्स को कंट्रोल कर सकता है. फील्ड में हमारे जो किसी तरह के वीड्स आ रहे हों. अब सेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि जो सेजेस को अगर हम देखें तो सॉइल सरफेस के नीचे इसकी ये गांठें रहती हैं, नट्स रहते हैं, और इसके बाद ये ऊपर यहाँ से ये निकलता है. इस तरह से ये सेजेस रहते हैं, पतली पतली उसमें निकलता है. जब हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये तो किल हो जाता है जब हम स्प्रे करेंगे, लेकिन अंदर का अंडरग्राउंड पार्ट वाइबल रहता है, जिस कारण से सेजेस दोबारा आ जाते हैं. तो सेजेस को उस समय तो कंट्रोल कर देगा, लेकिन सेजेस बाद में निकल आते हैं. तो सेजेस को कंट्रोल करने के लिए फिर हम हेलोसल्फ्रॉन को यूज़ करते हैं. लेकिन फिर भी ये कुछ टाइम तक, कुछ पीरियड तक सेजेस की ऊपर की पत्तियां खत्म कर देगा, और नीचे सेजेस की जो नट्स हैं वो बाइबल रहेंगी, और वो बाद में ग्रो हो सकता है, लेकिन उस समय कंट्रोल करेगा. तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, नैरो नहीं है. जो नैरो हर्बिसाइड होते हैं वो कुछ ही वीड्स को कंट्रोल कर पाते हैं, ग्रासी में कुछ को कर पाएंगे, ब्रॉड लीफ में कुछ को कर पाएंगे, लेकिन दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम. अनदर कैरेक्टर इज दैट इट इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड. नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब ये है कि ये हर तरह के वेजिटेशन को किल करता है, चाहे क्रॉप हो चाहे वीड्स हो. हर तरह के वेजिटेशन को, क्रॉप्स को भी किल करेगा, वीड्स को भी किल करेगा. और जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं वो केवल वीड्स को किल करते हैं, क्रॉप को नहीं करते. जैसे 2,4-D है. 2,4-D हम जब गेहूं में अप्लाई करते हैं तो गेहूं तो बच जाता है, लेकिन जो दूसरे वीड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं. आइसोप्रोट्रॉन है, वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड है. टेम्बोट्रायन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है. टेम्बोट्रायन से दूसरे वीड्स मरते हैं, मीट में नुकसान नहीं होता. तो दिस इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड. इसका मतलब कि हमको पूरे खेत में इसको एज सच यूज़ नहीं करना है. मान लीजिए गेहूं लगा है, धान लगा है, और हमने पूरा इसका स्प्रे कर दिया एज सच, तो दोनों की डेथ हो जाएगी, क्रॉप की हो जाएगी, वीड्स की हो जाएगी. तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान रखना है कि अगर
हमारी क्रॉप इस तरह से लगी हुई है, मान लीजिए क्रॉप की रो है, ये ब्लू वाली मैं जैसे दिखा रहा हूँ, ये क्रॉप की रो है, तो हमको कहाँ स्प्रे करना होगा, हमको इंटर स्पेस में स्प्रे करना होगा। स्प्रे दिस paraquat in the interspace, otherwise it will kill the crop. So non-selective herbicide, so careful application is required in cultivated field. केयरफुल एप्लीकेशन करना है, हुड लगा के करें, इस तरह से करें जैसे वाइड स्पेस क्रॉप है, जैसे शुगर केन है, वी कैन इजीली डू, हम कर सकते हैं। मेज है, उसके बीच में इंटर स्पेस ज़्यादा है, पोटैटो है, उसके बीच में इंटर स्पेस ज़्यादा है। लेकिन जो नैरो स्पेस क्रॉप है, जैसे वीट है, वीट में तो 20 सेंटीमीटर है, अगर हम उसमें स्प्रे करेंगे तो वीट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वीट के ऊपर भी ये, गेहूं के ऊपर भी ये हर्बिसाइड पड़ेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो क्रॉप को बचाते हुए करना है। तो अगर कल्टिवेटेड क्रॉप में हम करना चाह रहे हैं, कल्टिवेटेड फील्ड में करना चाह रहे हैं, तो वाइडली स्पेस्ड क्रॉप है, उसमें हुड लगाएं नोजल के आगे ताकि वो फिक्स जगह पे चले। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, इसको ध्यान रखें, इट किल ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन, हर तरह का वेजिटेशन को ये किल कर देगा। हाँ, वुडी है, कोई जिसमें वुड डेवलप हो गया है, पेरिनियल वीड्स हैं, उसको कम किल कर पाएगा, लेकिन जितने भी एनुअल वीड्स हैं उनको ये किल कर देता है ईजिली, और इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ ए वीड और क्रॉप। तो कल्टिवेटेड फील्ड में, अगर हम क्रॉप में फील्ड है हमारा, उसमें कर रहे हैं तो इंटर रो में ही करें, क्रॉप के ऊपर नहीं करें। शुगर केन लगी हुई है, मान लीजिए गन्ने की फसल है, तो बीच में करें। अगर गन्ने के ऊपर इसका स्प्रे हो गया तो गन्ने की पत्तियां भी जल जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉन सेलेक्टिव। और जो सेलेक्टिव होते हैं वो केवल वीड्स को किल करते हैं, क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। एंड अनदर इज दैट इट इज़ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, इट इज़ नॉट ट्रांसलोकेटेड। इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे मान लीजिए ये वीड है ये, और हमने इसको स्प्रे कर दिया, मान लीजिए हमने इसको यहाँ स्प्रे कर दिया, इस वाली पत्ती पे ही मान लो स्प्रे होता है। इफ इट इज ट्रांसलोकेटेड, अगर ये ट्रांसलोकेटेड है तो पूरी लीफ में फैल जाएगा, रूट में चले जाएगा, पूरे प्लांट को किल करेगा। बट इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, ये कॉन्टैक्ट में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ तो केवल इसी को किल करेगा, अगर यहाँ कॉन्टैक्ट हुआ तो इसी को किल करेगा। तो इसलिए हमको पूरे वीड्स को किलिंग करने के लिए पूरे वीड्स को पूरा हमें वेट करना पड़ता है, अच्छी तरह से उस पर स्प्रे करना पड़ता है ताकि उसकी पूरी किलिंग हो जाए। अगर आप पूरी तरह से उस पर स्प्रे नहीं करेंगे, वीड्स हैं पूरी तरह स्प्रे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी डेथ नहीं होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इट इज कॉन्टैक्ट। जो ट्रांसलोकेटेड होते हैं उसमें जरा एक या दो पत्ती पे भी स्प्रे पड़ जाए तो पूरे प्लांट में, पूरे वीड में, पूरी घास में, वो पौधे में पूरा फैल जाता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है तो इसलिए पूरा करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रोड साइड के जो वीड्स हैं वहाँ कर सकते हैं। नॉन कल्टिवेटेड फील्ड है, हमारा अभी हमारा क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, फैलो फील्ड बड़ा है, वहाँ वीड्स आ गए, वहाँ कर सकते हैं। चैनल्स बनी है, चैनल्स इरिगेशन चैनल, उसके अंदर वीड्स आ गए, उसको कर सकते हैं। लॉन में पूरी घास खत्म करनी है, उसको कर सकते हैं। तो जो नॉन कल्टिवेटेड एरिया है, जहाँ हम क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ तो पूरा यूनिफॉर्म कर दीजिए, आप पूरी अच्छी तरह से कर दीजिए ताकि पूरा वीड्स भीग जाए और खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉप वाले फील्ड में कर रहे हैं तो इंटर रो में ही करें, क्रॉप पे नहीं करें। अनदर इज इट इज़ क्विक एक्शन, फास्ट एक्शन है इसका। जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं, ये अगले दिन से ही ड्राइंग करना शुरू कर देता है विद इन 24 आवर्स। तो आज स्प्रे कीजिए, कल से उसमें डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर स्प्रे करने के 2-3 घंटे बाद बारिश भी हो जाए, रेनफॉल हो जाए, तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको स्प्रे करने के बाद हम देखेंगे 24 आवर्स में कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ये हर्बिसाइड है, लेकिन इसको क्रॉप को बचा के करना है क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, इसलिए पूरा इसको स्प्रे करना है। और जो इसकी जो डोज है, अगर हम डोज देखें तो वो जो है क्रॉप्स में जो रहती है या इंजन रहती है, वो 0.5 kg AI पर हेक्टर। तो ये इसकी डोज है। अब ये 0.5 kg AI का क्या मतलब है, अब देखिए जो भी हम डोज रिकमेंडेड डोज निकालते हैं वो उसकी AI बेसिस पर निकालते हैं। तो जिसकी जो टोटल डोज बनेगी उसका फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ। टोटल डोज का जो फार्मूला होता है, जो kg पर हेक्टर में हमें डालना है, इज इक्वल टू व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डोज एंड व्हाट इज़ द AI। व्हाट इज़ रिकमेंडेड AI कितना है, इसका रिकमेंडेड AI कितना है, और डिवाइडेड बाई इसका फॉर्मुलेशन कितना है, फॉर्मुलेशन में कितना है इनटू 100। तो इसका रिकमेंडेड AI ये कितना है 0.5 और फॉर्मुलेशन इज 24 इंटू 100। तो इसको हम अगर निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 2 लीटर आ जाएगा। ये लिक्विड में है तो 2 लीटर पर हेक्टर। तो ये 2 लीटर पर हेक्टर में आएगा कि 1 हेक्टर में 2 लीटर जो है ये सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा घास हो गई है, बड़ी हो गई है, तो इसको अमाउंट को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये तो 500 लीटर वाटर सफिशिएंट हो जाता है क्रॉप को जब हम वेट कर रहे हैं।
तो इसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, 3 लीटर भी कर सकते हैं, 3 लीटर पर हेक्टर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉप में हम कर रहे हैं इंटर स्पेस में, तब ये क्वांटिटी सफिशिएंट है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डोज 2 लीटर पर हेक्टर को लेके चले। और पानी की जो अमाउंट है 500 लीटर पर हेक्टर लें, क्योंकि प्लांट के ऊपर करना है। पानी की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, 550 लीटर भी हो सकती है। अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़े वीड्स हो गए हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, तो फिर पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 600 लीटर भी हो सकता है। तो डोज भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दें। तो ये जो 200 लीटर है, इसको अगर हम देखें कि 500 लीटर में दें तो ये आता है 4 ml पर लीटर वाटर। तो अगर नैपसैक में यूज़ कर रहे हैं, नैपसैक स्प्रेयर है, वी आर यूजिंग नैपसैक स्प्रेयर और इट कंटेन 15 लीटर वाटर। इस तरह नैपसैक में हम 15 लीटर वाटर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 ml। तो 60 ml पैराक्वेट इज यूज्ड इन 1 टैंक ऑफ नैपसैक स्प्रेयर। तो जो नैपसैक स्प्रेयर से हम करते हैं, उसमें एक टंकी में 60 ml जो है सफिशिएंट है। अगर वेजिटेशन ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा वीड्स हो गए, तो उसको 70 ml भी हम कर सकते हैं। तो ये बड़े इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो बड़ा केयरफुल होना है, क्रॉप में पूरे सच नहीं करना है, नहीं तो क्रॉप डैमेज हो जाएगी। इसका फास्ट एक्शन है, और ये ऐसे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ कंजर्वेशन टिलेज हो रही है। तो जो कंजर्वेशन टिलेज मींस मिनिमम टिलेज, हम कंजर्वेशन टिलेज में क्या करते हैं, मिनिमम टिलेज करते हैं, 1 या 2 हैरो करते हैं या 0 टिलेज करते हैं। एंड इन दैट केस herbicides are used to kill the weeds. In conventional tillage system we go for 3 to 4 harrow और रोटावेटर, एंड दिस हैरो डिस्ट्रॉय द वीड्स। तो जो नॉर्मली हम फील्ड तैयार करते हैं 3 या 4 हैरो चला करके वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जो मिनिमम टिलेज हो रहा है, 1 या 2 हैरो चला रहे हैं, तो वहाँ वीड्स उतना कंट्रोल नहीं होती है। 0 टिलेज है, कंजर्वेशन टिलेज है, मिनिमम डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ वीड्स होते हैं। वहाँ जो है पैराक्वेट डाल करके वीड्स को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो है वीड्स बहुत ज़्यादा है, हमें वीड्स को ख़त्म करना और डायरेक्ट हमें फील्ड में सोइंग करनी है 0 टिलेज सिस्टम में। तो वहाँ पैराक्वेट डाल दीजिए सोइंग से 1 हफ्ते पहले, वहाँ सारा वेजिटेशन किल हो जाएगा और इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो जो क्रॉप ग्रो करेंगे, चाहे वीट करें चाहे मेज करें, कोई सी भी क्रॉप ग्रो करें 0 टिलेज सिस्टम में, तो उस क्रॉप पे सक्सीडिंग उस पर्टिकुलर क्रॉप पे इफेक्ट उसका नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम को प्रमोट करने में उस पैराक्वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट किल द ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसका वी सी दी एक केमिकल फार्मूला, तो अगर केमिकल फार्मूला हम देखते हैं तो केमिकल फार्मूला इज C12H14Cl2N2। तो मैं केमिकल फार्मूला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द हर्बिसाइड, मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड कंटेन कार्बन, उनमें कार्बन होता है, तो इट कंटेन कार्बन, सो दैट्स वाई इट इज ऑर्गेनिक। सो हर्बिसाइड इज ऑर्गेनिक। अब आपको लगेगा कि हर्बिसाइड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ है जिसमें कार्बन है, एक्सेप्ट उसके ऑक्साइड्स को छोड़ दें, कार्बन के कार्बोनेट को छोड़ दें, बाइकार्बोनेट को छोड़ दें, साइनेट्स को छोड़ दें, साइनाइड को छोड़ दें, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो जितने भी हर्बिसाइड हैं जो मोस्टली हैं वो क्या है, सब में कार्बन होता है, दैट्स वाई इट इज ऑर्गेनिक, बट नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक होते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए यूज नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज सिंथेटिक, it is synthetic, it is not natural, that's why not used in organic farming. So this question may be asked that paraquat is organic but not used in organic farming because it is synthetic and synthetic products are not allowed in organic farming. Similar is the case with the urea. यही केस यूरिया के साथ भी है, यूरिया भी ऑर्गेनिक है, उसका फार्मूला है NH2CONH2। अगर फार्मूला हम यूरिया का देखें NH2CONH2 and it is carbon, so it is organic but not used in organic farming because it is synthetic. इसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं। इसी तरह से पैराक्वेट को हम फैक्ट्री बना रहे हैं, नेचुरल नहीं है, इस कारण से इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, व्हाई पैराक्वेट इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज इट इज सिंथेटिक, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट यूज्ड। तो इसकी बहुत टॉक्सिसिटी है और ह्यूमन पे भी, मैमल्स पे भी, ह्यूमन है या कोई एनिमल है उस पर भी इसकी टॉक्सिसिटी होती है, और ये टॉक्सिसिटी के कारण ह्यूमन में डिसीज़ पैदा होती है, लंग्स की डिसीज़ हो जाती है। तो जब इसको मिलाएं पैराक्वेट को पानी में तो बहुत केयरफुल मिलाएं, क्योंकि अगर ये माना स्किन पे लग जाएगा तो इरिटेशन होती है, आंखों में लग जाएगा तो आईसाइट विजन की प्रॉब्लम होती है, और इनहेल हो जाए या थोड़ा सा अंदर चला जाए तो भी ये प्रॉब्लम करता है, लंग्स में करता है, बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। केयरफुल एप्लीकेशन इसका होना चाहिए। और प्लांट को ये कैसे किल करता है, इसका जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, एंड दिस मोड ऑफ एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन एग्जामिनेशन हाउ इट वर्क्स इन प्लांट्स। तो इट किल ऑल द प्लांट्स, it kill all plants। तो
तो अब ऑल प्लांट्स में क्रॉप भी है, वीड्स भी है, चाहे वो क्रॉप मक्के की है, गेहूं की है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, कुछ भी है, और वीड्स चाहे किसी तरह का वीड्स है। अब ये क्या करता है, पैराक्वेट क्या करता है, जो फोटोसिस्टम 1 फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिस्टम 2 होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो पैराक्वेट है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर को रोक देता है और इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देता है, ऑक्सीजन पे। तो एक तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज चेक्ड एंड दिस इज फेरोडॉक्सिन। तो ये फेरोडॉक्सिन एक्चुअली बीच में होती है, फेरिडॉक्सिन उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, ये जो ट्रांसफर होता है इन नॉर्मल प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फोटोसिस्टम 1 से फोटोसिस्टम 2। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एक तो रोक देता है, चेक करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस रुक गई, तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ही नहीं बनेंगे, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो प्लांट की डेथ होने लगेगी। दूसरा क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये पैराक्वेट कहाँ कर देता है, जो उसमें प्लांट्स में ऑक्सीजन है, दैट ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, एंड देन this electron accept this oxygen accept this electron and converted into many reactive species, and that is called reactive oxygen species। ऑक्सीजन स्पीसीज, कई तरह की ऑक्सीजन बनती है जिसको बोलते हैं हम ROS, एंड दीज आर वेरी डेंजरस, वेरी लीथल एंड रिएक्ट विद द सेल एंड डैमेज द सेल। ये सेल के मेम्ब्रेन के साथ, सेल के ऑर्गेनेल के साथ रिएक्शन कर देती हैं, उसको खत्म कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, और जब सेल डैमेज हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी, एंड दैट इससे कारण पौधा पूरा सूखा नजर आता है, नेक्रोसिस हो जाती है। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ग्लाइफोसेट, एंड दिस में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो किसी एग्जामिनेशन पूछा सकता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। फर्स्ट तो फोटोसिंथेसिस को चेक करेगा, सेकंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को करेगा, प्रोड्यूस करेगा और डैमेज कर देगा। और हमारे बॉडी में भी जो इनहेल होता है तो रेस्पिरेशन को चेक करेगा, लंग्स को रोकेगा, लंग्स की प्रॉब्लम को करेगा। तो ये हमारे लिए भी, चिड़ियों के लिए भी, जानवर सबके लिए बड़ा डेंजरस है। लेकिन जब इसको पानी में मिला देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए इतना टॉक्सिक नहीं होता। तो डाइल्यूशन अगर हम स्प्रे करते हैं हमारी स्किन पे आए तो इतनी इरिटेशन नहीं होगी, लेकिन अगर ये प्योर केमिकल हम पानी में मिला रहे हैं, उसी समय स्किन पे लग जाए या आंखों में चला जाए, तो ये बहुत डेंजरस है। तो इसका मिलाते समय, पानी मिलाते समय बी केयरफुल, बहुत हमें केयरफुल होना चाहिए, और ताकि ये हमको प्रॉब्लम ना करे। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से ये वेजिटेशन किल करता है। पेरिनियल प्लांट्स में, वुडी प्लांट्स में उतना रिएक्टिव नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ लीव्स को ड्राई कर देता है, उनकी टिप्स को ड्राई कर देता है। लेकिन एनुअल वीड्स जो हैं उनको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो ऐसे फील्ड जहाँ जीरो टिलेज हो रहा हो, या रोड साइड के हैं, या वाइडली स्पेस्ड क्रॉप है, उसमें हम पैराक्वेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डोज जो है वो 0.5 kg पर हेक्टर रखें। अगर वेजिटेशन वीड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमें किल ज़्यादा करना है, तो हम उसको डोज जो 2 लीटर पर हेक्टर मैंने बताई थी अभी कैलकुलेट करके, उसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द पैराक्वेट। तो ये ग्रामक्सोन के नाम से भी काफ़ी फेमस है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट बी केयरफुल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ पैराक्वेट। थैंक यू वेरी मच।